वेलकम टू ऑल एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। लास्ट जो वीडियो लेक्चर हुआ था बेटा, उसमें हमने एक थ्योरी सिमुलेशन चैप्टर का डिस्कशन किया था। ठीक है, वो आप लोगों ने सब नोट कर ही लिया होगा। आज एक हम नया थ्योरी का चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। ठीक है, आप अपनी बुक में बुक आप निकाल सकते हैं, उसमें चैप्टर नंबर 24 है, पेज नंबर 24.1, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे भी देखिए आपके सामने। ये देखिए आपके सामने स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स which helps in analyzing decision situation and enables us to arrive at a strategy which is the best under given circumstances of the case. We can say that decision analysis refers to the logical and quantitative analysis of all the factors that influence a decision. Broadly defined, statistical decision theory is a term used to apply to those methods for solving decisions problem in which uncertainty play a crucial role. Two principal foundations of this theory are probability and statistical interference. एक definition है according to Joseph Well. Statistical decision theory is concerned with the selection of an optimal course of action from among several alternatives where the outcome associated with an action is uncertain. ठीक है, अनिश्चितता की जब स्थिति हो तो हमें किस तरह से एक्शन लेना है, वो हम इसमें कैसे हम डिसीजन लें। कंक्लूजन अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो डिसीजन थ्योरी प्रोवाइड्स ए मेथड फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग व्हेन द कॉन्सिक्वेंस आर नॉट फुल्ली नोन। जब हमें कुछ पता नहीं है, हम पूरी तरह उसको जानते नहीं हैं, वहाँ हमें कुछ डिसीजन लेना है, तो हम इस स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी का यूज करते हैं। द प्रोबेबिलिटी थ्योरी देयर फोर हैज़ टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। प्रोबेबिलिटी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिक कंसेप्ट्स being used in statistical decision theory. अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो वन ऑफ द पर्पज ऑफ स्टडिंग डिसीजन थ्योरी इज टू पुट प्रॉब्लम इनटू ए सुटेबल लॉजिकल फ्रेमवर्क. दिस इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. जो हमारे पास एक्शंस हैं उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी हम एक्शन ले सकते हैं. डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ ईच कोर्स ऑफ एक्शन. हर जो एक्शन हम लेने जा रहे हैं उसके रिजल्ट को डिटरमाइन करें. ठीक है, ईच कोर्स ऑफ एक्शन. एंड फाइनली इन्वॉल्विंग क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स टू अराइव एट द बेस्ट चॉइस ऑफ एक्शन. फिर उन जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस हैं उसमें से किसी बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हमें सेलेक्ट करना है. उसके लिए हम क्या क्राइटेरिया, उसके इवेल्युएटिंग के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए हम कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, ये भी हमें डिसाइड करना है. द बेसिक कंपोनेंट्स आर इज फॉलो. किसी भी डिसीजन थ्योरी को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं. जैसे नंबर वन होता है एक्ट्स, जिसे हम कोर्स ऑफ एक्शन भी कहते हैं. द वेरियस पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम आर नोन एज एक्ट्स. उन्हें हम एक्ट्स कहेंगे. एक्ट्स आर इंडिपेंडेंट टू प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. ये किसी भी समस्या का एक इंडिपेंडेंट समाधान प्रोवाइड हमें कराते हैं, कोर्स ऑफ एक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट नंबर टू होता है इवेंट्स, स्टेट ऑफ नेचर. The term state of nature does not mean nature in the ordinary sense of the word. It is a general term which is used to encompasses all those beyond the control of the decision maker that affect the outcome of his decision. ठीक है, ये इवेंट्स हो गया. देन फिर थर्ड चीज आती है आउटकम्स. देयर इज एन आउटकम और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ईच ऑफ द लाइकली एक्ट्स and the possible state of nature. This outcome is also known
as conditional value. In general, if there are m possible action and n admissible state of nature, the consequence will be m into n in number. ठीक है, हमने पॉसिबल एक्शंस को m माना और जो एडमिसिबल स्टेट ऑफ नेचर है उसको n माना, तो जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो विल बी m इंटू n इन नंबर में होंगे. ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है पे ऑफ. पे ऑफ क्या है? वेयर एज outcome refers to the result of the combination of an act and each of the states of nature. The payoff deals with the monetary gain or loss from each of the outcomes. Payoff may be also in terms of cost saving or time saving. दोनों रूप में हो सकता है, cost saving भी और time saving भी. और लास्ट आता है opportunity loss. Opportunity loss क्या है? The outcome of the various combinations of the acts and events can be expressed in an alternative way. This is in terms of an opportunity loss. The opportunity loss is defined as the amount of payoff foregone by not adopting the optimal course of action, that which would give the highest payoff for each possible events. है ना, अपॉर्चुनिटी लॉस हम किसे कहेंगे कि हमने जो ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन थे, बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन थे, उसमें से किसी एक को चुन लिया, लेकिन नॉट एडॉप्टिंग, जिसको हमने नहीं चुना, है ना, जबकि वो हमें हाईएस्ट पे ऑफ दे रहा था, फिर भी हमने उसको नहीं चुना, तो वो हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस कहलाएगा, क्योंकि हमने उस ऑप्शन को चूज नहीं किया है, तो उससे जो मिलने वाला प्रॉफिट था वो हमें नहीं मिल पाएगा. ठीक है, एक इसमें और इंपॉर्टेंट टर्म आती है डिसीजन ट्री डायग्राम. ये क्या है डिसीजन ट्री डायग्राम? A decision tree is a graphic representation of the sequence of action, event combination available to the decision maker. जो भी डिसीजन लेने वाला है उसके सामने या उसके पास जो भी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं या इवेंट कॉम्बिनेशन है जो वो अवेलेबल रहते हैं, उसे हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, तो वो डिसीजन ट्री कहलाता है. It decides in a systematic manner all possible sequence of decisions and consequences. Each such sequence is known by a distinct path through the tree. A decision tree enables the decision maker to see the various elements of his problem in proper perspective and in a systematic manner. We may choose the alternative that maximize the expected profit. ठीक है, हम केवल उसी ऑप्शन को चूज करते हैं, उसी ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अनुमानित जो लाभ है, उसको मैक्सिमाइज करे, और द ऑल्टरनेटिव दैट मिनिमाइज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड सो, या फिर उसका अपोजिट कि हम उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज करे, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बेस्ट हैं, या तो कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो जाए या प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो जाए. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिसीजन ट्री, डिटरमिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक. ये क्या है? These can further be divided into single stage and multi-stage tree. A single stage deterministic decision tree involves making only one decision, इसीलिए हम इसको single stage कहते हैं, under conditions of uncertainty. In a multi-stage deterministic tree, a sequence or chain of decision are to be made. ठीक है, ये देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने, ये डिसीजन ट्री कहलाता है. ट्री ये है, यहाँ से एक्ट नंबर 1, एक्ट नंबर 2, एक्ट नंबर 3, ठीक है, फिर इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3. ठीक है, ये सब इवेंट हो गए, ये एक्शन हो गए, ये इवेंट हो गई. फिर इवेंट से ये आउटकम नंबर 1, आउटकम नंबर 2, इवेंट 2 से आउटकम नंबर 1, आउटकम नंबर 2. ठीक है, फिर नेक्स्ट इवेंट से आउटकम नंबर 1, आउटकम नंबर 2. तो देखेंगे आपके 3 कोर्स ऑफ एक्शन थे, फिर ये इवेंट्स आपकी इतनी सारी हुई, और फिर उसके आउटकम इतने सारे हो गए. तो जैसे पेड़ों की शाखाएं निकलती चली जाती हैं एक शाखा में से दूसरी शाखा, तो उसी तरह यहाँ पर भी ये हुआ है कि एक्ट और फिर उसकी इवेंट और फिर उसके आउटकम. ठीक है, अब ये इतने सारे आउटकम में से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना है, किसी एक को चूज करना है, यही डिसीजन कहलाता है, स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी. ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है. इसी में एक टर्म और आती है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, EMV. द EMV criteria is widely used to evaluate the alternative course of action or act. The EMV for given course of action is just sum of possible payoff of the alternative, each weighted by the probability of that payoff occurring. In short, the expected monetary value criteria requires the decision maker to compute the expected payoff for each decision.
alternative and then select the course of action that yields the highest. ठीक है, उसको हम EMB कहते हैं. अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखें तो EMB इज इक्वल टू सिग्मा V इंटू पी. अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. तो देखिए, ये एक इलस्ट्रेशन है. द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द पे ऑफ 3 एक्ट्स A1, A2 and A3 and 3 state of nature θ1, θ2 and θ3 and the period probabilities associated with the states of the nature. Calculate the expected monetary value. EMB निकालना है. Decide to which course of action is the best one. ये state of nature दिया है, ये probability दिया है और ये alternative acts दिए हैं. तो सॉल्यूशन देखिए किस तरह से किया हमने. For the given information, EMB table is constructed as follow. क्या इवेंट्स θ1, 2, 3, प्रोबेबिलिटी P1, 0.1, 0.7, 0.2 और सिग्मा P अगर करें तो टोटल कितना आ गया 1. A1 में V इंटू पी किया है ना. V इंटू पी का मतलब क्या हुआ कि 12.5 इंटू 0.1. नमस्कार. ठीक है, तो ये देखिए बुक में जो आपको गिवन था ऑल्टरनेटिव एक्ट्स में 125 इंटू प्रोबेबिलिटी 0.1, तो ये हो गया 12.5. देन इसी तरह सेकंड में देखें आप तो 500 इंटू 0.7 35 और 650 इंटू 0.2 130. इसी तरह एक्ट नंबर 2 -20 इंटू 0.1 540 इंटू 0.7 एंड 740 इंटू 0.2. और सेम इसी तरह एक्ट 3 -125 इंटू 0.1 एंड 500 इंटू 0.7 एंड 750 इंटू 0.2. ठीक है. अब अगर आप इसमें टोटल करें तो EMB का टोटल यहाँ आता है 492.5, 524 एंड 487. तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट टेबल दैट E2 एक्ट हैज द हाईएस्ट EMB 524. ठीक है, तो इसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे. इस तरह से हम ये EMB कैलकुलेट करते हैं. ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही.